हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बसंतपुर गांव में रामू मछुआरा अपनी पत्नी शीला के साथ रहा करता था। रामू अपना घर चलाने के लिए मछलियां पकड़ने जाया करता था, लेकिन रामू का पड़ोसी छेनू हमेशा ही रामू को परेशान करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ लेता था। एक रोज रामू मछली पकड़ रहा था। लगता है आज सारी मछलियाँ वो छेनू ले गया। मेरे जाल में तो एक भी मछली नहीं आ रही है। अरे रामू, लगता है आज तुझसे एक भी मछली पकड़ी नहीं गई। देख, मैंने ना पूरी 8 मछलियाँ पकड़ी है। हाँ, अब तक तो मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी है, लेकिन कोई नहीं, कुछ देर में मैं भी मछली पकड़ लूँगा। हाँ रामू, लगा रहे, मैं तो चला मछलियाँ बेच के घर। आज तो पार्टी करूँगा। हो ना हो, मेरे जाल की मछली इसने ही ली होगी, तभी ये इतना खुश हो रहा है। एक तो मेरा जाल भी कटा हुआ था। रामू बहुत देर तक मछली का जाल में फंसने का इंतजार करता है। अब रामू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे जाल में तो एक भी मछली नहीं फंस रही है। अब मैं घर के खाने का बंदोबस्त कहाँ से करूँगा? आज तो शीला मुझ पर आग के गोले की तरह बरस पड़ेगी। ये बोलकर रामू अपना जाल लिए घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के गुस्से की वजह से बाजार जाता है। 50 की मछली खरीदकर 20 में बेचना कितना महंगा सौदा पड़ गया मुझे। और ऊपर से ये 50 की मछलियाँ मैंने जिससे उधार ली, वो उधारी अलग से चढ़ गई मेरे ऊपर। अच्छा हुआ मैंने कम से कम 20 रुपए तो कमाए ये उधार की मछलियाँ बेचकर, वरना शीला तो मुझे खा ही जाएगी। अब रामू उन पैसों को लेकर घर पहुंचता है और शीला को देते हुए कहता है, अरे शीला, ये पैसे लो। आज तो सिर्फ 2 ही मछली पकड़ पाया हूँ और उसके पैसे भी कम मिले हैं। अरे कभी अच्छी बड़ी और तंदुरुस्त मछली कभी पकड़ी है तुमने? हर वक्त रोते रहते हो, और जब मछली नहीं फंसती तो मछली की नस्ल खराब है। कब जाएगी तुम्हारी ये हर बात पर बहाने बनाने की आदत? अरे तुम एक मछुआरे की बीवी होकर उसकी ही बातों को समझना नहीं चाह रही हो। अब जाओ भी, राशन लेकर आओ, खाना पीना बनाओ, मुझे अब चैन से सोने भी दो। अब देर शाम रामू जाकर तालाब में अपना जाल बिछा देता है। उधर छेनू भी पानी में जाल बिछा रहा होता है। अरे रामू, क्या फायदा जाल बिछाने का जब सुबह मछलियाँ मिलती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस जाल में फंसी मछली को भी तू ही चुरा कर ले जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे तेरी मछलियाँ चुराने की क्या जरूरत है, जबकि मेरे खुद के जाल में 10-12 मछलियाँ तो फंसी जाती है। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे सफाई नहीं मांग रहा हूँ। रामू तालाब में जाल बिछाकर तो चला जाता है, लेकिन इस बार रामू मछली चोर पर नजर रखना चाहता था कि आखिर उसकी मछलियाँ चुरा कौन रहा है। भाग्यवान, खाने में क्या बना है? जरा खाना लगा दो। सुबह जल्दी उठकर मेरे जाल से मछली चुराने वाले का पता लगाना है मुझे। किसकी इतनी हिम्मत कि आपकी बिछाई जाल से आप ही की मछली चुरा कर ले जा रहा है? अरे मैं देख लूंगा, तुम अभी खाना दो। बिना बात तुम हर वक्त आग के गोले ही बरसाती रहती हो। रामू खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह करीब 5 बजे ही तालाब की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि आज भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, बल्कि जाल तो आज भी किसी ने काटा है। जरूर ये छेनू ही कर रहा है, उसे ही मुझसे इतनी दिक्कत होती है। अब मैं इसे बताता हूँ। ये रोज मेरा जाल काट देता है और मेरा रोज का नुकसान करवाता है। अब मैं देखता हूँ इसे। देखो कैसे सुबह सुबह गाने गाता हुआ आ रहा है। जरूर मेरी मछलियों को घर पर रखकर अपनी मछलियाँ लेने आया होगा, चोर कहीं का। अरे रामू, क्या बात है, आज सुबह सुबह नींद कैसे खुल गई तेरी? कहीं मेरी मछलियाँ तो तूने चुराई नहीं ना? चोर होगा तू, तभी तुझे सब चोर दिखते हैं। चोर कहीं का, आज भी मेरी मछलियाँ चुरा कर ले गया। रामू बस कर, चुप हो जा। और तू मुझे चोर कहने वाला होता कौन है? मेरी तो खुद की मछलियाँ चोरी हो रही हैं, मैं किसे कहूँ? चोर के घर में भी चोरी, ये तो बड़े ही हैरानी की बात है।
क्यों छेनू? अरे छेनू, तू ये क्या कह रहा है? अगर तूने रामू के सामने ये बोल दिया कि तेरी भी मछलियाँ चोरी हो रही है, रामू अपनी मछलियों के चोरी होने से परेशान है। अगर तेरी बात सुनेगा तो वो और परेशान होगा। अब क्यों चुप है? बोलता क्यों नहीं? बड़ा आया मुझे चोर बोलने वाला। तुझे तो मैं किसी दिन रंगे हाथों पकड़ूंगा। अब इतना कहने के बाद ही रामू वहां से चला जाता है। और इधर छेनू जब अपना जाल तालाब से निकालता है तो क्या देखता है कि उसका जाल भी किसी ने काट दिया होता है। अरे मछली ले लो, मछली छोटी बड़ी ताजी मछली ले लो भाई। अरे भाई आज मुझे ना 8 मछली दे दो, और कल का जो उधार है ना वो मैं परसों चुका दूंगा। छेनू, मुझे ये समझ नहीं आता कि तू मछुआरा होकर मछली खरीदने क्यों आता है भाई। क्या बताऊं भाई, मैं हूं तो मछुआरा, लेकिन अब तक मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी है। मैं रोज ही तालाब पे जाता हूँ, जाल बिछाता हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद सारी मछलियाँ कोई और लेके चला जाता है। अरे तो क्या वो चोर पकड़ा नहीं गया क्या? और तुम किस तालाब की मछलियाँ पकड़ते हो भाई, हमें भी तो बताओ। अरे वही जंगल के पास वाला तालाब, उसमें ही मछली मारता हूँ। मेरे साथ कई और मछुआरे भी हैं, वो भी मछली मारते हैं। अरे मैंने तो उस तालाब के बारे में बहुत कुछ सुना है, और मेरे साथ तो एक बार हादसा भी हो गया था। मैंने तो आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं सुना, ना मुझे किसी ने कुछ बताया है। क्या हो गया था आपके साथ? अरे सुबह का समय था, जैसे ही मछली पकड़ने गया और तालाब से अपना जाल खींच रहा था तो मछलियों से मेरा जाल तो भरा हुआ था। तभी अचानक से एक सुंदर सी मछली निकली और मुझे पानी में खींच लिया। अरे मेरे हाथ से जाल छूटा और मैंने जैसे तैसे खुद को बचाया और भागा भाई। कहानी अच्छी थी। चलो भाई, आप मेरी मछलियाँ दे दो मुझे, ताकि मैं घर जाऊँ। जिस दिन वो सुंदर सी मछली दिखेगी ना, उस दिन पता चलेगा मैं कहानी नहीं बना रहा। हाँ? छेनू रामू को दिखाने के लिए 1-2 मछलियां खरीद लेता है और उसे बाजार में रामू के सामने ही बेच आता है। और उधर रामू भी 1-2 मछलियां जो हाथ लगी होती है उन्हें बेचकर घर आ जाता है। लेकिन रामू घर आते ही शीला को अपनी सारी मुसीबत बता देता है। अब शीला रामू की सारी मुसीबत सुनकर उसे अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए कह देती है। और रामू मंगलसूत्र बेचकर मजबूत तारों वाला एक जाल ले आता है। अब अगली सुबह जैसे ही रामू जाल खींचता है वैसे ही उसे जाल भरा हुआ लगता है। इसका मतलब आज बहुत सारी मछलियाँ फंसी हैं, लेकिन ये जाल मुझसे अकेले नहीं खिंच रहा है। छेनू आ रहा है, उससे कहता हूँ ये जाल खींचे। क्या बात है भाई, आज तो लगता है बड़ी मछली हाथ लगी है। रुक, मैं भी करता हूँ तेरी मदद। वैसे मदद करने का मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कर देता हूँ। जैसे ही रामू और छेनू उस जाल को तालाब से खींचते हैं दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके जाल में एक जल परी फंस जाती है। अरे रामू भाई, क्या फंसा लिया तूने? अरे अब तो तू माला माल हो जाएगा। तभी मुझे वो मछली वाला कह रहा था कि इस तालाब के अंदर एक सुंदर सी मछली है। हाँ, तू ठीक कह रहा है। इस जलपरी को मैं अब बाजार में लोगों के सामने रखूंगा और लोगों से पैसे लूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं पानी बिना मर जाऊंगी। इसे छोड़ देते हैं छेनू, ये बहुत तकलीफ में है। अरे ये वही है जिसने हमारी मछलियों को जाल से निकाला है। एक काम कर, तू इसे ना मुझे दे दे, मतलब मुझे बेच दे, और मैं तुझे तेरी मुंह मांगी कीमत दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, लेकिन दे दूंगा। नहीं नहीं, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है। छेनू, इसे जाने दे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। इतना कहकर रामू जाल को अपने हाथ से छोड़ देता है और वो जलपरी सीधा पानी में चली जाती है और पानी से निकलकर रामू का शुक्रिया अदा करती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। अब से जब भी तुम यहाँ इस तालाब के पास आकर मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा आया करूँगी, और तुम हर रोज इस तालाब से बहुत सारी मछलियाँ ले जा सकते हो। और मुझे क्या वरदान दे रही हो जलपरी? अरे रुको, अरे रुक जाओ, अरे सुनो तो, अरे मेरी बात सुनो। अरे जलपरी को रामू छोड़ तो देता है, बदले में रामू को उस दिन से कभी मछलियों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन छेनू बेचारा उस दिन के बाद एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, और तो और कई बार तो जलपरी ने उसे तालाब में भी गिरा दिया था। नीलू किचन का काम कर रही होती है, तभी रूबी किचन में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप जाकर नहा लो, तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ।
बहू मैं कर लूंगी और सब काम तो हो ही गया। जाकर नहा ले तू पहले। माँ जी मैं करती हूँ ना ये काम, आप जाओ नहा लो। बहुत कहने पर भी जब नीलू काम करती रहती है तो रूबी नहाने चली जाती है और वो जानती थी कि उसकी सास उसे कितना मानती है, ज्यादा काम भी नहीं करने देती है। ये सोचते हुए रूबी नहाने चली जाती है। देर शाम नीलू बाहर दरवाजे पर औरतों से बातें कर रही होती है। तभी रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी सुनिए। अपनी नवेली बहू रूबी, जिसकी शादी को अभी महज 2 महीने हुए थे, वो घर से बाहर आता देख नीलू बिना कुछ बोले रूबी का हाथ पकड़ उसे घर में लाती है और कहती है, बहू क्या जरूरत थी घर से बाहर आने की? मैं तो आ रही थी ना। अब सारी औरतें मेरा मजाक बनाएगी कि मैं अपनी बहू पर काबू नहीं रख पाई और वो शादी के 2 महीने बाद ही घर की चौखट को लांघकर बाहर आ गई। माँ जी मैं कोई जानबूझकर तो नहीं गई थी बाहर, मैं तो खाना पूछने ही गई थी आपको। आप काफी समय से बाहर थी, इसलिए मैंने सोचा कि उनका आने का भी समय हो रहा है, क्यों ना मैं आपसे खाने के लिए पूछ लूं। मुझे कोई शौक नहीं है बाहर आकर दिखावा करने का। क्या बोली? दिखावा? दिखावा कौन करता है? मैं दिखावा करती हूँ? कहना क्या चाहती है, साफ बोलना। आपको जो समझना है समझो। माँ जी मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे पछतावा हो या आपको बुरा लगे। आप तो बिना बात के ही गुस्सा कर रही हो और भड़क रही हो मुझ पर। 2 दिन नहीं हुए आए हुए और तू अपना रंग दिखाने लगी बहू। मैं तुझे अपनी बेटी मानती रही पर तू बेटी नहीं बन पाई और ना ही बन सकती है। मुझे आपकी बेटी बनना भी नहीं है और आप मेरी माँ जैसी कभी हो ही नहीं सकती। इस बहस के बाद नीलू को बहुत बुरा लगता है कि जिसे वो अपनी बेटी की तरह मान रही थी, उसने आज उसे पलटकर जवाब दिया है और ये बात नीलू को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से नीलू अब रूबी को सबक सिखाने का फैसला लेती है और कहती है, वेट एंड वॉच। अब तक तूने मेरा प्यार देखा है मेरी प्यारी बहू, लेकिन अब तू मेरा वार देखेगी। और यहीं से शुरू होती है सास बहू की तकरार। और अगले दिन सुबह नीलू हॉल में बैठी बैठी टीवी देखते हुए रूबी से कहती है, बहू आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे बर्तन, कपड़े, पोछा सब तुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी मैं करती हूँ। अब आएगा ना मजा जब ठंडे ठंडे पानी में पोछा बर्तन करने पड़ेंगे। आज रूबी ठंडे ठंडे पानी में बर्तन धोती है, हाथों से कपड़े धोती है और पोंछा लगाती है। और दिन तो उसका आधा काम उसकी सास नीलू कर दिया करती थी, लेकिन आज रूबी बुरी तरह थक चुकी थी और इस थकान में वो दोपहर के 3 बजे अपना काम खत्म करके सोने जाती ही है। वैसे ही नीलू की आवाज आती है, ओ बहू कहाँ है? आज मैं नहाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। लगता है तूने घर का सारा काम खत्म कर लिया है, लेकिन मेरे कपड़े कहाँ धोए हैं? अगर आज नहीं धोएगी तो कब धोएगी? तू तो जानती है ना कि ठंड में कपड़े सूखते नहीं है जल्दी। माँ जी अभी तो सांस भी नहीं ली है मैंने ढंग से, अभी काम खत्म करके ही आई हूँ। मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं ढंग से और आप कह रही हैं कि मेरे कपड़े धो दो। माँ जी कल धो दूंगी ना। बहू इन वजहों से ही तो लक्ष्मी चले जाती है घर की और घर में कलेश होता है। घर को जितना साफ रखो उतना अच्छा होता है। अच्छा माँ जी मैं धोती हूँ आपके कपड़े। ये कहकर थकी हारी रूबी फिर से कपड़े धोने लगती है और जब उसके कपड़े धुल जाते हैं और वो किचन में आती है तो देखती है उसकी सास ने काफी बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं। ये देख रूबी अपनी सास नीलू से कहती है, माँ जी मैंने तो सारे बर्तन साफ कर दिए थे, तो ये सारे कहाँ से आ गए? अच्छा मैं तुझे बताना भूल गई थी बहू, मैं विमला के घर गई थी। उसके घर पे छोटी सी किटी पार्टी थी। सब अपने अपने घर से चाय पकौड़े लेकर गए थे तो मैं भी बना कर ले गई। अब जब काम करके आ ही रही है तो लगे हाथ इसे भी निपटा ही लेना। माँ जी अब मैं इन्हें शाम के बर्तन के साथ ही साफ करूँगी। मुझसे तो होगा नहीं क्योंकि मेरे हाथ बहुत ठंडे पड़ गए हैं, काम भी नहीं कर रहे। बहू तुझे अभी तो बताया कि साफ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है और साफ सफाई कितनी जरूरी होती है ये तो तुझे पता ही है ना। रूबी ये सब देख समझ गई थी कि उसकी सास उस पर गुस्सा निकाल रही है और कुछ भी नहीं। उसके हाथ ठंडे होने के बावजूद भी वो अपनी सास नीलू के गंदे किए बर्तन धोती है और इस तरह सारा काम खत्म करके रूबी को 4:30 बज जाते हैं। और टाइम देख रूबी थोड़ा आराम करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास नीलू उसके कमरे में आकर उससे कहती है,
रूबी बेटा थक गई है क्या? जरा देखना, मुझसे हॉल में सब्जी गिर गई, वो भी साफ कर दे, फिर आराम कर लियो, वरना सारा घर गंदा हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं करती हूँ साफ। ये कहकर रूबी नीलू की जानबूझकर गिराई गई सब्जी को साफ करती है और वो अपनी सास के इस हरकत से परेशान हो जाती है और अपनी सास को सबक सिखाने का मन बना लेती है। और इसी तरह अगले दिन की शुरुआत के साथ नीलू अपने पैतरे आजमाने लगती है। लेकिन इस बार तो रूबी भी तैयार थी और जैसे ही नीलू रूबी से कहती है, बहू कल गांव से कुछ लोग आने वाले हैं, घर की सारी चादर और पर्दे धोले, बहुत समय से धोले नहीं हैं। माँ जी पिछले सप्ताह ही तो धोए थे मैंने। अच्छा, फिर भी गंदे हो गए? ऐसा कर, मैं सारे पर्दे उतार देती हूँ, तू धो ले। इस तरह झूठ बोलकर नीलू रूबी से बहुत सारे पर्दे हाथों से धुलवा लेती है, ये कहकर कि मशीन से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते। और सारा काम कर जब रूबी आराम करने जा रही होती है तभी नीलू रूबी से कहती है, बहू अगर घर का सारा काम हो गया तो आजा मेरे पैर दबा दे। हाँ माँ जी अभी आई। ये कहकर रूबी किचन में जाती है और अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लेती है, जिससे उसके हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। और इन्हीं ठंडे हाथों से जब रूबी अपनी सास के पैर दबाने लगती है तो नीलू रूबी से कहती है, बहू तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हैं, क्या कर रही थी जो हाथों को बर्फ बना कर आई है? कुछ नहीं माँ जी, पानी का इतना काम होता है कि हाथ ठंडे हो ही जाते हैं। अच्छा जा रहने दे, तेरे हाथों से तो मुझे करंट के झटके लग रहे हैं। रूबी अपने कमरे में जाते हुए मन में सोचती है, माँ जी आप मेरी सास हैं तो मैं भी आपकी बहू हूँ। अभी तो गेम शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देर रात सबके खाना पीना खाने के बाद जब उमेश अपनी माँ नीलू के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ को तेज बुखार है, और ये देख उमेश अपनी पत्नी रूबी को आवाज लगाता है, रूबी रूबी जरा आना, माँ के कमरे में, उनको तेज बुखार है, देखना उन्हें, तब तक मैं उनके लिए दवा लाता हूँ, तुम उनके पास आकर बैठो। ये सुनकर रूबी अपनी सास नीलू के कमरे में आती है और नीलू का सर दबाने लगती है। तभी उमेश नीलू का बुखार चेक करता है तो पता चलता है कि नीलू को तो 102 बुखार है। ये देख उमेश रूबी से कहता है, अभी तो 10 बजे हैं, शायद कोई मेडिकल स्टोर ओपन हो, मैं देख कर आता हूँ। रूबी तुम माँ का ध्यान रखना। हाँ मैं हूँ माँ जी के पास, आप जाइए। अपनी सास नीलू को तकलीफ में देख रूबी नीलू का 20 मिनट तक सर दबाती रहती है और उसके हाथ भी काफी ठंडे होते हैं, जिससे नीलू का फीवर नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद उमेश आता है और वो एक बार फिर थर्मामीटर लगाकर उसका बुखार चेक करता है तो वो अब 99 हो चुका था, जो काफी नॉर्मल हो गया था। जिसके बाद नीलू उमेश से कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, तेरी बीवी ने अपने ठंडे हाथों से मेरे सर की दबा दबा के अच्छे से सिकाई कर दी। अरे ठंडे हाथ भी तेरी बीवी के मेरी वजह से ही हैं। पर सच में आज इसने एक बेटी की तरह मेरी सेवा करी है। मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने देती थी, मैं उसे कभी अपनी बेटी मान ही नहीं पाई, तो भला रूबी मुझे अपनी माँ कैसे मान लेती? ये बातें तो उमेश की समझ नहीं आती, पर दोनों सास बहू का रिश्ता गहरा हो जाता है और उनके बीच की तकरार भी खत्म हो जाती है। सोनिका अपने घर में बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपनी सास मेघना और पति आरव के साथ बिता रही थी। उसका एक देवर भी था जिसके लिए वो लोग लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी विषय पर बात करते हुए एक दिन सब घर वाले चाय पर चर्चा कर रहे थे कि मेघना अपनी बहू सोनिका से कहती है, बहू तू ही इसको कुछ समझा, मैं तो कह कह कर हार गई कि तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम उसी से इसकी शादी कर देंगे। उम्र निकली जा रही है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? अरे वाह देवर जी, ऐसी माँ आखिर आपको कहाँ मिल गई? देखो कोई पसंद है तो बता दो, अभी भी मौका है, अगर ये हाथ से चला गया तो हाथ मलते रह जाओगे। अरे भाभी आप भी कैसी बातें करती हो, अगर मुझे कोई पसंद होती ना तो अब तक ना मैं उसके गले में माला डालकर ना उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर देता। जब कोई पसंद ही नहीं है तो किसी से शादी थोड़ी कर लूंगा। आप सब लोग मेरे भाई के पीछे मत पड़ो, जब उसका मन होगा तब वो खुद शादी कर लेगा, ऐसे फोर्स क्यों कर रहे हो? आप तो रहने ही दीजिए, खुद तो 35 की उम्र में शादी की है, अब चाहते हो कि भाई भी बूढ़ा होकर शादी करे। सब लोग ऐसे ही बहस करते रहते हैं और ये सब देखकर राहुल वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद सोनिका की तबीयत बिगड़ने लगती है और जांच के बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सब सुन के पूरा घर बहुत खुश होता है
जिसके बाद एक दिन सोनिका अपनी सास मेघना के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मुझे तीसरा महीना चल रहा है। हाँ बहू, ये मैं जानती हूँ, और अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो इसलिए माँ जी मैं सोच रही थी कि अपनी बहन को यहाँ बुला लूं कुछ महीने के लिए। आप तो जानती हैं कि मुझसे इतना काम नहीं होता है और देवर जी देवरानी लाने से रहें और आप खुद भी सारा काम नहीं कर पाएंगी। हाँ बहू, बात तो तेरी सही है। इस उम्र में मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है जो मैं घर संभाल सकूं। तू अपनी बहन को बुला ले, वो आएगी तो तेरी मदद भी कर देगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। जिसके बाद मोनिका घर आकर घर को अच्छे से संभालती है और ना ही सोनिका को कोई काम करने देती है, और इसी के साथ ना ही मेघना को। मोनिका का स्वभाव देखकर मेघना के दिल में उसे बहू बनाने की इच्छा आती है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी मेघना को पसंद करने लगा था और सबसे छुपकर उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। एक दिन दोनों छत पर बातें कर रहे थे कि तभी सोनिका उन्हें देख लेती है और सुन लेती है और उनके पास आकर कहती है, क्या बात है देवर जी, ये सब क्या चल रहा है चुप चुप के? नहीं नहीं दीदी, आपका वहम है, हम तो बस बात करने आए थे। हाँ भाभी, मौसम अच्छा था और हमने सोचा ना थोड़ी बात कर ले और ना थोड़ा टहल भी ले। आप गलत समझ रही हैं। अरे मुझे सब पता है, मैं पागल नहीं हूँ। लगता है आपको मेरी ही बहन पसंद आ गई है। क्या कहते हैं आप? देवरानी जेठानी का एक ही मायका हो जाएगा, मंजूर है? बोलो तो मैं बात चला दूं। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं और सोनिका दोनों के रिश्ते की बात सबको बताती है। पूरा घर राजी हो जाता है। एक दिन उनकी पड़ोसन सोनम मेघना से मिलने आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? तो अपनी बहू की बहन से ही अपने बेटे की शादी करवा रही है। पागल हो गई है क्या? ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। क्यों? इसमें क्या बुराई है? दोनों मिलकर खुश रहेंगी। देख मेघना, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो आवाज करते हैं, और ये बर्तन तो एक ही घर के होंगे, यानी देवरानी और जेठानी का एक ही मायका होगा। दोनों मायके साथ जाएंगी तो घर कौन संभालेगा? और दोनों बहनों ने साथ घाट करके तुझे घर से ही बाहर निकाल दिया तो मेरी मान, तोड़ दे ये रिश्ता। अभी देर नहीं हुई है। मेरी मौसी की बेटी है पलक, मैं राहुल से उसकी बात चलाती हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में तुझे सोच के बताऊंगी, मुझे थोड़ा सोचने दे। मेघना के ये बोलते ही सोनम वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मेघना चाह कर भी राहुल की खुशी देखकर ये रिश्ता तोड़ नहीं पाती और मोनिका शादी करके उस घर में आ जाती है। और एक दिन सोनम फिर से मेघना के घर आकर उसे भड़काती हुई कहती है, क्यों मेघना, तुझे मैंने कितना समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सोनम तू ही बता कि कुछ भी मेरे बेटों की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना? जब बड़ा बेटा अपनी पसंद की लड़की लाया तो क्या छोटे से मैं ये हक छीन लेती? ये कहाँ का इंसाफ होता? अरे अब जो तेरी बहू तेरे साथ करेगी उसका क्या? अब तो देख दिन में तारे। अब तो देवरानी जेठानी का एक मायका है, दोनों मिलकर मुझे नाच नचाने वाली हैं। खैर जो भी हो, कुछ भी मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। इतनी उम्र तो कट ही गई है, अब ये भी झेल ही लूंगी। कोई बात नहीं सोनम, अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, भगवान तेरा भला करे, मैं चलती हूँ, मुझे काम है। सोनम ये बोलकर चली जाती है और मेघना फिर उसकी बात अपने दिल पर बैठा लेती है। एक दिन वो रसोई में आकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, बहू आज दिन के खाने में तुम मटर पनीर बना देना और रात को कढ़ी, ठीक है ना? पर माँ जी अभी के लिए तो मैंने दाल चावल बना दिए हैं ताकि हल्का रहे, और रात के खाने के लिए मैंने छोले भिगो दिए हैं। अगर कढ़ी बनाई तो वो खराब हो जाएंगे। आपकी कढ़ी मैं कल बना दूंगी। ये सुनकर मेघना की आंखें भर आती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी आंखों में भरे हुए आंसू उसकी दोनों बहुएं भी देख लेती है और उसके पीछे पीछे उसकी कमरे की तरफ आने लगती है। सही बोला था उस पड़ोसन ने, एक घर की 2 बेटी बहू बनाकर लाने से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अब इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरा अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेघना की ये बात उसके पीछे कमरे में आती हुई उसकी दोनों बहुएं सुन लेती हैं और कहती हैं, माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? माँ जी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ
आप गुमसुम सी रहती हैं, ना किसी से ज्यादा बात करती हैं और ना ही अपने कमरे से बाहर आती हैं। और अभी हम दोनों ने खुद देखा, आप रो रही थी और आपकी बात भी सुन ली हमने। क्या बोल कर गई है आपकी वो पड़ोसन सहेली आपको? बताइए हमें। कुछ नहीं कहा बहू उसने। शायद अब देवरानी जेठानी का एक ही मायका है, तो मुझे ही ये बात समझनी होगी कि मेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों इस घर को मिलकर अच्छे से संभाल सकती हो। यहाँ तो मुझे चुपचाप किसी कोने में पड़े रहना चाहिए या किसी आश्रम चले जाना चाहिए। माँ जी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आप ये घर छोड़कर जाना चाहोगे और हम आपको जाने देंगे? नहीं, ये कभी नहीं होगा। माँ जी, बच्चे जितने भी जिम्मेदार हो जाए, बच्चों को बड़े की छाया तो हमेशा होनी चाहिए ना। आप भी कैसी बात कर रही हैं? आपने ही हमें इस घर की बहू बनाया है और हमको इतना अच्छा परिवार मिला। आप नहीं होते तो हम सब नहीं होते। माँ जी, आपने पड़ोसन की बातें देखी और अपनी खुद की बहू का स्वभाव नहीं देखा। हम और दीदी आपको अपनी माँ जैसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों को कितना गलत समझ रही थी। मैं बस पड़ोसन के बहकावे में आ गई थी और तुम दोनों की योग्यता पर शक किया। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप माफी नहीं मांगिए, बस वादा कीजिए किसी बाहर वाले के कहने पर आप हम दोनों या किसी भी परिवार वाले को गलत नहीं समझेंगे। मैं वादा करती हूँ बहू। इस तरह मेघना का वहम उसके दिल से निकल जाता है कि देवरानी जेठानी का एक मायका होगा तो उसकी पूछ कम हो जाएगी। सोनिका और मोनिका भी अपना वादा निभाते हैं और हमेशा अपनी सास को अपनी सराखों पर बिठा कर रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।